देखो, तो टॉपिक हमारा क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है ये, क्या होती है ब्लैक बॉडी? परफेक्ट और आइडियल बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब एज वेल एज एमिट रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। मतलब ऐसी बॉडी जो सारी टाइप की फ्रीक्वेंसीज को एमिट करती हो, है ना, सारी टाइप की वेवलेंथ्स को क्या करती हो, एमिट करती हो, चाहे गामा हो, चाहे एक्स हो, चाहे विजिबल हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे जो भी हो, सबको क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक। और ये जो रेडिएशन ये एमिट कर रही है, रेडिएशन emitted by a black body by a black body by a black body is known as black body radiation। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो ज्यादा उसमें डिटेल में कुछ है नहीं, बस हमें पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ऐसी बॉडी जो सारी टाइप की फ्रीक्वेंसीज को अब्जॉर्ब कर सकती है या फिर उनको एमिट भी कर सकती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा टॉपिक था। अभी हम जो सर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ बोलो। सर ये बॉडी सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक ही दिखेगी क्योंकि ये ब्लैक बॉडी, हाँ ब्लैक बॉडी इसलिए तो क्योंकि कोई रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगा। कलर हाँ क्यों दिखता है हमें किसी भी सब्सटेंस का, क्योंकि जो जो यस लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है वो हमें दिखाई देती है। अब कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ आएगी नहीं, तो फिर कहाँ से हमें कुछ दिखेगा, है ना, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी बोला गया। चलो, तो अब जो है हमारा जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बेसिकली हमें बहुत आसान है, ठीक है, बस हमें ये समझना है कि प्लैंक ने लाइट के कौन से नेचर की बात की। प्लैंक ने लाइट के कौन से नेचर की बात की? तो देखो, मैक्सवेल तो क्या मान रहे थे, वेव्स मान रहे थे ना, लेकिन प्लैंक ने बोला कि ये जो है ना लाइट, लाइट का कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर होता है किसका, लाइट का। ऐसा कौन कह रहे हैं, प्लैंक कह रहे हैं। प्लैंक किसकी फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर रही है, वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो इसी के बारे में हमें लिखना है और बहुत आसान सी चीजें देखना। दिस थ्योरी, दिस थ्योरी सपोर्ट particle nature of EMR. This theory supports particle nature of EMR. अब EMR बेसिकली लाइट ही है, ठीक है, लाइट भी EMR ही, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ लाइट भी EMR ही है। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके ऊपर लाइट गिर रही है, चाहे वो सनलाइट हो चाहे वो ट्यूबलाइट की लाइट हो, वो किसकी फॉर्म में गिर रही है, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में गिर रही है। ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो लाइट है ना, लाइट वो एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स से बनी हुई है, एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, और इन ये जो है ना, ये बेसिकली क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, छोटे छोटे से एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं। और देखो अलग अलग है ना एनर्जी पैकेट्स, तो ये अलग अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। कौन, लाइट। ठीक है, मतलब लाइट जो है ना वो एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। अभी मान लो आप जहां पर भी बैठे हो, आपके ऊपर जो लाइट गिर रही है, प्लैंक के अकॉर्डिंग वो लाइट एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स की फॉर्म में गिर रही है। ठीक है, और इन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, बताओ। फोटॉन। क्वांटा क्वांटा, क्वांटा क्वांटा, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, इन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो लिखना है आपको, लिखते चलो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स could absorb as well as emit
energy as well as emit energy in form of small packets of energy. ठीक है, small packets of energy in discrete manner. discrete manner का मतलब क्या है? discontinuous form में. discrete manner मतलब continuous एक तो होता है कि continuously particles निकल रहे हैं, और एक होता है discrete मतलब कि ये मतलब टाइम डिफरेंस है ना, टाइम डिफरेंस बीच में. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई प्लैंक कह रहे हैं कि भाई कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो भी है वो एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है किसको? एनर्जी को. किसकी फॉर्म में? स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में. ठीक है, डिस्क्रीट मिरर में मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, एक के बाद एक जा रहा है लेकिन उनके बीच में टाइम का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ गैप है उनके बीच में. ठीक, लिखते जाओ, लिख लो तो बता देना. स्लाइड चेंज करेंगे फिर हम. तो अभी आपको ये समझना है कि जो लाइट जो चल रही है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में चल रही है, ऐसे वेव की फॉर्म में नहीं आ रही है. ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में चल रही है. ये कौन कह रहा है? ये प्लैंक कह रहे हैं. अगर लिख लिया हो तो बताओ. यस सर. सर लिख लिया. तो देखो अगला पॉइंट देखो. these small packets, ये जो स्मॉल स्मॉल से जो पैकेट्स हैं, small packets these small packets of energy is known as quanta. is known as quanta. ठीक है, is known as quanta, and the smallest, जो सबसे छोटा होगा, छोटे तो सभी हैं लेकिन जो सबसे छोटा होगा, the smallest packet of energy is known as, याद है किसी को? बताओ. क्वांटम क्वांटम क्वांटम. क्वांटासोम. क्वांटम. ठीक है, तो जो सबसे छोटा पैकेट है ना एनर्जी का, उसको हम क्या कह रहे हैं? क्वांटम कह रहे हैं. अब देखो फिर फोटोन क्या होता है? ये तो क्वांटा क्वांटा चल रहा है, फोटोन कहाँ आएगा? अब फोटोन की भी बात आ रही है. देखो, इन केस ऑफ, बताओ फोटोन कब कहा जाता है? हाँ बोलो, कोई बोलना चाह रहा है तो. सनलाइट के केस. हाँ, इन केस ऑफ लाइट लाइट. हाँ. द क्वांटा या क्वांटम है ना, द क्वांटा is known as photon. मतलब अगर ये जो एनर्जी है ये लाइट की एनर्जी है, तो फिर ये जो क्वांटा है उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. ठीक है, लाइट एनर्जी से जो ये क्वांटा आ रहा है उनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल अगर किसी भी तरीके की एनर्जी होगी तो उसके लिए हम क्वांटा बोल सकते हैं, लेकिन अगर लाइट एनर्जी होगी तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं, इन स्मॉल स्मॉल पैकेट्स को. ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है. क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे से पैकेट्स की फॉर्म में, एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स की फॉर्म में लाइट या एनर्जी जो है वो ट्रेवल कर रही है. और अगर लाइट है ये, अगर ये जो एनर्जी है लाइट एनर्जी है, तो इनको हमने क्या कह दिया? इनको हमने फोटोन कह दिया. इनको हमने क्या कह दिया? फोटोन कह दिया. अब देखो भाई, अगर अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं छोटे छोटे से पैकेट्स की फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, तो फिर तो लिपजिप होना चाहिए. समझ गए ना लिपजिप क्या कह रहा हूं मैं? कि भाई एक टाइम पे एक पैकेट जब तक आया, जब एक पैकेट आपसे टकराया तब आपको लाइट दिखनी चाहिए, है ना, और जब तक दूसरा आएगा उसके बीच में तो गैप है ना, तो फिर अंधेरा दिखना चाहिए. मतलब डिसकंटिन्यूअस है ना, तो फिर तो भाई कभी ऑन दिखेगा, कभी ऑफ दिखेगा, कभी उजाला दिखेगा, कभी अंधेरा दिखेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? तो बहुत छोटे टाइम के लिए होता होगा ना. हाँ, मतलब हाँ नहीं, अच्छा बहुत छोटे टाइम पे होता होगा, इसका मतलब. जो हमारी आई सेंस को लेके जाती है सिग्नल, उसमें टाइम ज्यादा लगता है. जितनी देर में फोटोन आएगा उससे पहले उससे ज्यादा हाँ टाइम. अब, हाँ अब देखो, ये जो फोटोन्स हैं, ये जो छोटे छोटे से पैकेट्स हैं ना,
अच्छा बताओ ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, 3 × 10⁸ है ना? मीटर। एक तो ये इतनी स्पीड से आ रहे हैं, है ना, इतनी स्पीड आप लिख के देखो, लिखने में टाइम लग जाएगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये पैकेट्स बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, मतलब ये तो हमने इतने बड़े बड़े दिखाए हुए हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इनके बीच में जो गैप होता है ये बहुत कम होता है। और इतनी स्पीड से आ रहे हैं तो बताओ आपको फील होगा क्या कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहे हैं? नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। और अगर मैं आपको और एक्यूरेट बोलूं तो 1 सेकेंड में आपके ऊपर 10⁻23 फोटॉन्स गिर रहे होते हैं। मतलब अभी ये मैंने बोल के खत्म किया, पता नहीं मेरे ऊपर कितने फोटॉन्स आ चुके होंगे अब तक में। 1 सेकंड में 10⁻23 फोटॉन्स, बताओ कितनी स्पीड से आ रहे होंगे। 1 सेकंड में इतने फोटॉन्स आ रहे हैं तो कितनी स्पीड से आ रहे होंगे, तो बताओ आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या इस चीज को? नहीं कर पाओगे, है ना। चलो तो अगले पॉइंट पे आते हैं फिर। अब बात आती है इन फोटॉन्स की एनर्जी की, इन क्वांटास की एनर्जी की। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू Planck, energy of these quantas, energy of these quantas is directly proportional to their frequency, ठीक है। तो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है E, जिसको हम E से दिखा सकते हैं, देखो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो जो रेडिएशन आ रहा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या है, उसकी प्रोपोर्शनल होती है इनकी एनर्जी, ठीक है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो बताओ जब एक प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है यहाँ पर H, और ये फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर E जो है वो एनर्जी है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर H जो है वो क्या है, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.66 10⁻−34। 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, यूनिट भी याद रखना, जूल सेकेंड, ठीक है। तो कॉपी करो, यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जिन क्वांटास की जो एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते भी हो आप लोग कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी फिर, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो। यस सर। हो गया, यस सर। देखो तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला आ चुका है वो आ चुका है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब बताओ न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन भी था ना, यस सर। सी क्या था बाय वो? P is हाँ, equals तो to lambda into एक और nu। फॉर्मूला आप लिख सकते हो, एच न्यू के साथ साथ आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। अब देखो ये जो एनर्जी है ना ये तो कितने फोटॉन्स की या कितने क्वांटा की एनर्जी है, फॉर वन क्वांटा। ये जो एनर्जी है उस एक क्वांटा की एनर्जी है, कितनी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो बताओ फॉर एन क्वांटास, फॉर
n क्वांटास, बताओ n क्वांटास की एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर एक की एनर्जी, हाँ एक की एनर्जी एच न्यू है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो n इंटू एच न्यू या फिर n इंटू एच सी अपॉन लेमडा। ये आपके पास n फोटॉन्स की या n क्वांटास की क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो n इंटू एच सी अपॉन लेमडा, जहां पर ये जो n है, ये n एक फोटोन हो सकता है, दो फोटोन हो सकता है, तीन हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन n जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता भाई। फ्रैक्शनल क्यों होगा? आधे फोटोन का कोई मतलब थोड़ी कि आधा फोटोन आ रहा है, आधा फोटोन आ रहा है। आधा फोटोन कुछ नहीं होता, फोटोन पूरा ही होगा। ठीक है, n फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो ये लैम्डा जो है ये क्या है? वेवलेंथ है। और c जो है वो तो आप जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो कुछ नहीं है, बस अब इसके क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। और देखो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं। मेन चीज होती है कि बस क्वेश्चन आसान होता है, बस अगर आपने डेटा फाइंड कर लिया उससे तो बहुत आसानी से आप कर जाओगे फिर क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज फॉर टू रेडिएशन, फॉर टू रेडिएशन, फॉर टू रेडिएशन 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 9000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। अब देखो जरा, चलो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर थ्री सकते हैं। 3:1। बाकी लोग सबको ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें पहले। 3:1 सर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज फॉर टू रेडिएशन 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो भाई, इसमें ना क्वेश्चन आसान है, बस हमें ये पहचानना क्या कि डेटा दिया कि ये जो 3000 एंगस्ट्रॉम और 9000 एंगस्ट्रॉम जो दिया हुआ है ये है क्या आखिरकार। तो ये आपको यूनिट देख के पहचान में आना चाहिए। ये एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है, नैनोमीटर जो यूनिट होती है, पिकोमीटर जो यूनिट होती है, किसकी होती है? वेवलेंथ की होती है, अगर रेडिएशन दिया जा रहा है तो, है ना। वेवलेंथ के लिए तो होगी यूनिट। तो यहाँ पर देखो कहीं वेवलेंथ वर्ड लिख के नहीं दिया, वो आपको खुद से पहचानना आना चाहिए। और अगर आप ये काम ये समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन तो कर लोगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसको करना है। इसने आपसे एनर्जीज का रेशियो पूछा है इनका। तो देखो एक तो लेमडा 1 जो कितनी है 3000 एंगस्ट्रॉम, और जो दूसरा रेडिएशन है लेमडा 2 वो कितना है 9000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एच सी अपॉन लेमडा, यही तो होता है ना। अब आपको करना क्या, इनका रेशियो लेना है, यानी कि E1 अपॉन E2 एच सी अपॉन लेमडा 1 अपॉन एच सी अपॉन लेमडा 2 आपको करना है। एच सी से एच सी गया, देखो लेमडा 2 चला जाएगा ऊपर और लेमडा 1 आ जाएगा नीचे। अब देख लो लेमडा 2 क्या है 9000 अपॉन 3000। तो एनर्जीज का रेशियो जो है वो आ जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप बस पहचान लो, यूनिट देख के पहचान लो कि किस चीज का डेटा दिया हुआ है, क्योंकि उसने वेवलेंथ कहीं लिख के नहीं दिया आपको। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया, कॉपी करो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो करते चले। अच्छा देखो, अपना ऐसे क्वेश्चंस को अपना ऐसे रिलेशंस की फॉर्म में भी ट्राई किया करो। देखो हमें पता है ना कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है। तो यहाँ से हमें पता चला ना कि जो ई है, एनर्जी है, इसके ही आप ये मान सकते हो, या इसका मेथड 2 है इस क्वेश्चन का। अब देखो क्या ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर लेमडा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी।
एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जब इस तरीके के एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E1/E2 इनवर्सली है तो ऊपर लेमडा 2 और नीचे लेमडा 1। इस तरीके से करते तो और फटाफट आंसर आ जाता। 9000 लेमडा 2 के 9000/3000, फिर से आंसर क्या आएगा 3/1। तो इससे ये लिखना सीख जाओ तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया। दूसरा करें, इसको भी कॉपी कर लो, इसको मेथड 2 को भी कॉपी कर लो। कर लिया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ये मैं इस तरीके से मैं कैलकुलेट लिखता हूँ ना, शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेव नंबर। अब वेव नंबर पहले तो आप सोचो क्या होता है। हैविंग वेव नंबर इज 5 मीटर इनवर्स। पूछ रहा है कि बताओ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी बताओ उस रेडिएशन की जिसका वेव नंबर 5 मिनट इनवर्स है। चलो ट्राई करो। सर 15 इंटू 10 की पावर 8। 15 इंटू 10 10 की की पावर पावर 8। अच्छा, साथ में यूनिट बोलनी होती है हमें, यूनिट भी बताओ। हर्ट्ज। हर्ट्ज। अब देखो वेव नंबर दे दिया, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, अरे ये क्या दे दिया भाई, कैसे करें इसको। तो वेव नंबर अगर पता हो आपको तो याद होगा आपको कि वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और इसका फॉर्मूला होता था क्या, याद है, 1/λ। इसकी वैल्यू ये दी हुई है, याद अगर आपको आ रहा हो तो। वेव नंबर होता था कि यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ सकती हैं, तो उसका याद करो फॉर्मूला था 1/λ। ठीक है, तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन याद आना चाहिए कि क्या रिलेशन है, या तो न्यू बार में और फ्रीक्वेंसी में, या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। तो आपको याद है कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/λ। ठीक है, तो C इंटू, देखो इसको इस तरीके से देख लो, 1/λ। तो C कितना, 3 इंटू 10⁻8, और 1/λ की वैल्यू कितनी है, 5। कितना आ गया, 15 इंटू 10⁻8 हर्ट्ज। ये आपके पास आ गई उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये वेव नंबर क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट किया जाए, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो 1/λ की वैल्यू 5 थी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C/λ। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। कॉपी करो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन
1240 किलोहर्ट्ज, 1240 किलोहर्ट्ज। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। अब ये 1240 किलोहर्ट्ज दे दिया, तो कुछ देखो, कुछ लिखा नहीं है, बस किलोहर्ट्ज लिख दिया। तो किलोहर्ट्ज देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये भी आप कर लोगे, कोई खतरनाक चीज नहीं है। आंसर बताओ। टेन टू द पावर 4/41। अच्छा, हाँ, न्यूक्लियस मेडिकल की केमिस्ट्री पेपर बनना है उसका। आप रहोगे, कितने बजे तक रहोगे? मेरी इसके बाद भी क्लास है, 6:30 तक। मैडम से मैं 30 ले लूं? ठीक है, तो 15 बचेंगे वो मैं कल ही दे दूंगा फिर। चलो ठीक है, 6:30 मिल जाना आपको। चलो देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है सर 1 अप्रॉक्स टू। 2.4 के आसपास आएगा। 2.4 अच्छा, Yes, sir. ठीक है। 4 into 10 to the power हाँ, अब ये देखो, इसमें देखो, हाँ ठीक है, इसमें आपको किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, तो इसको पहले नॉर्मली आप इसको कन्वर्ट करोगे 1240 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज में। पहले तो नॉर्मल कन्वर्ट करोगे ना हर्ट्ज में। अब इसमें वेवलेंथ पूछी, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू, देखो, सी अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा ना। और सी हमारा होता है 3 × 10⁻⁸, और ये था हमारा 1240 इंटू 10⁻³ तो देखो, ये तो हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा 5। अब इस 10⁻⁵ को मैं यहाँ 3000 अगर कर दूं, अगर यहाँ 3000 कर दूं और ये 1240, तो यहाँ बच जाएगा 10⁻²। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये कुछ 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 2 पॉइंट कुछ ही आ रहा है ना, 2.4. 2.4। ओके, 2.4 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये मीटर में आई है, ध्यान देना, मीटर में आई है ये, एंगस्ट्रॉम में नहीं है, क्योंकि देखो ये किस में चल रहा है, एसआई यूनिट में चल रहा है। स्पीड भी किस में है, स्पीड भी किस में है, मीटर पर सेकंड में है। भाई स्पीड तो होती है ना मीटर पर सेकंड में, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ आएगी, ये कौन सी यूनिट में आएगी, मीटर में आएगी। लिख लो तो बता देना, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस सर। हो गया, तो अगला यस। क्वेश्चन देखो। Yes, sir. अब जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ quantas, calculate the number of quantas of 1000 nanometer which can provide 1 kilojoule energy. Calculate the number of quantas of 1000 nanometer which can provide 1 kilojoule energy. चलो इसको आप ट्राई करो।
8.1 into 10 to the power 20 अप्रोक्स कुछ ऐसा होगा. ओके So 1.008 into 10 की power 24. ओके ठीक है. अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आप समझो कि आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ क्वांटास. नंबर ऑफ क्वांटास यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, हमसे एन पूछ रहा है, एन है ना, वो जो फॉर्मूला में एन होता था. ये क्या दिया हुआ है, नैनोमीटर देख के पता चल गया होगा, लेमडा दिया हुआ है और 1 किलो जूल एनर्जी, ये आपको ई दिया हुआ है. तो देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला हमारा है E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू. इस बार हमें, अच्छा लेमडा दिया हुआ है ना, तो दूसरा क्या था, एन इंटू एच सी अपॉन लेमडा. ठीक है. अब जरा आप देखो कि क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ क्वांटास हमें रिक्वायर्ड हैं 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ के, जो हमें 1 किलो जूल एनर्जी दे सकते हैं. तो 1 किलो जूल एनर्जी 1 इंटू 10 पावर 3 जूल करो, इसको किलो को हमेशा जूल में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. एन इंटू, ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है अभी, हमारे काम का ये वाला फॉर्मूला. एन इंटू एच, एच कितना होता है 6.626 इंटू 10 रेज़ दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. यूनिट जरूर साथ में लिखना. 3 इंटू 10 रेज़ दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और लेमडा कितना 1000 नैनोमीटर. अब नैनोमीटर को भी देखो ऐसा यूनिट में काम कर रहे हो आप, तो नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो नैनो कितना होता है 10 to the -9 मीटर. ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ पर. एन हो जाएगा, ये जो है ये उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 10 रेज़ दी पावर -3, फिर डिवाइड में 6.626 इंटू 3, और देखो ये -34 और प्लस का 8 माइनस का 26, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके प्लस का 26, तो प्लस का 23 रह जाएगा सिर्फ अपॉन 6.626 इंटू 3, यही बना होगा ना. अब बताओ उसके इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, कुछ मिस तो So नहीं कर दिया ना सब. 19.8 into 10 to the power 23. 19, 0.8 into 10 to the power 20 minus 23. ओके 19 पॉइंट, नहीं, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है, 21 होगा या तो, या 22 होगा, 21 होगा या तो, बोलो. नहीं तो जो भी है चलो देख लो, कोई बात नहीं, ये यहाँ आपका ही आंसर है. ठीक है. इतने नंबर ऑफ फोटोन्स, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स हमें रिक्वायर्ड होंगे 1 किलो जूल एनर्जी के लिए. कितनी वेवलेंथ वाले, 1000 नैनोमीटर वाले. ठीक है.
तो यहाँ से देखो ये आंसर जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 503 इंटू 19। ठीक है, ये आंसर निकाला कीर्ति ने। ओके, सही है, करेक्ट आंसर है 503 इंटू 10⁻⁹। करेक्ट आंसर होगा इतने फोटॉन्स। ठीक है, इतने फोटॉन्स या इतने क्वांटास हमें चाहिए होंगे। कॉपी कर लिया। तो अब फिर से वही एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास ऑफ 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, that must be that must be absorbed that must be absorbed in order in order to melt in order to melt 6.626 gram ice, full stop। और given है, given energy required, energy required energy required to melt 2 gram of ice is equal to 666 जूल। ये आपको डेटा गिवन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को अब। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। ये तो आइस को मेल्ट करवा रहा है, ये क्या दे दिया इसने, है ना। नहीं भाई, आसान क्वेश्चन है, बस उसको भाई लकी, ये जो 10⁻⁻19 है, -19 कैसे हो सकता है? इतने कम फोटॉन्स आएंगे? सर 3.33 इंटू 10 की पावर 20। एक मिनट ना, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? सर 3.33 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा, सर ओके, 3.33 into 10 to हाँ, the power 20। अच्छा आ गया, मतलब ठीक है। बाकी लोग भी निकालो, बाकी लोग भी निकालो। कुशाग्र, नक्षत्र, निशा, सब लोग आंसर करें, सब लोग ट्राई करें। शिखर, सिद्ध,
देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटास that must be absorbed, that must be absorbed in order to melt 6.626 ग्राम ऑफ आइस। मतलब 6.626 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए इस फ्रीक्वेंसी वाले कितने नंबर ऑफ क्वांटास चाहिए हमें। चलो बहुत बढ़िया। उसने दिया हुआ है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस, तो मतलब अगर 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 666 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। बताओ हमारे पास तो इतनी आइस है ना, तो पहले तो ये चीज निकालो कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सिंस 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 666 जूल। देयरफॉर 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी चाहिए, 666 डिवाइड बाई 2 जूल। और हमारे पास कितनी है, 6.626। तो 666 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.626 यानी कि 333 इंटू 6.626 जूल्स। ठीक है। अब देखो आप ध्यान देना, एक चीज आप समझ लो यहाँ पर कि कभी भी ऐसा कोई कैलकुलेशन बन रही हो ना, तो इसको सॉल्व करने मत बैठ जाया करो, इसको इसी फॉर्म में रखे रहने दो, क्योंकि क्या पता आगे जाके आप अभी कैलकुलेट करके बैठ जाओगे, क्या पता आगे कट रहा हो ये, है ना। तो इसको ऐसे रखो, ये टाइम बचाने का तरीका होता है। ठीक है। चलो तो हमारे पास हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास एनर्जी तो आ गई, है ना, एनर्जी आ गई। हमें चाहिए क्वांटास, एन चाहिए हमें। और इस बार क्वेश्चन किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको चूज करना है कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बताओ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, 333 इंटू 6.626 इज इक्वल टू एन इंटू, अब h क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये रही 10⁻13। ठीक है। देखो ये कट गया, देखो दिख रहा है कट गया यहाँ पर। तो n कितना हो जाएगा, देखो अब ये हो गया 21, तो ये उधर जाके ये माइनस का 21 इस तरफ होगा, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 21। और इतने नंबर ऑफ क्वांटास की हमें रिक्वायरमेंट होगी इतनी आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है भाई। देखो ये जो है ये इधर बन जाएगा 10⁻⁻21, और ये 10⁻⁻21 उधर जाएगा तो पहले तो नीचे पहुंचेगा, और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा फिर। सर अब यहाँ ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? कहाँ पर, ग्राम्स को किलोग्राम्स में? ये जो है नहीं ना, देखो 2 ग्राम के लिए तो 666 जूल दिया हुआ है, वो तो कट गया ना। आप डेटा से देखो भाई, 2 ग्राम से के लिए 666 जूल रिक्वायर्ड है, तो इतने ग्राम के लिए इतना जूल रिक्वायर्ड है। ये तो हमारा जूल में ही आया है ना भाई। हमें तो एनर्जी चाहिए, मास का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना। इस वाली जगह पे मास का तो कोई रोल ही नहीं बचा भाई। यहाँ मास अगर हम लिख रहे होते, इस जगह पे हम मास लिख रहे होते, तो फिर जरूर हम किलोग्राम में लिखते। लेकिन देखो ना 2 ग्राम के लिए 666 जूल रिक्वायर्ड है, तो हमें तो बस एनर्जी चाहिए कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके सर। हाँ भाई, यहाँ मास का कोई रोल ही नहीं है। अगर मुझे इस फॉर्मूला में मास पुट करना होता ना, तो जरूर फिर मुझे उसमें रखना पड़ता किलोग्राम में। तो हो गया कंप्लीट। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। देख लो 5 क्वेश्चंस कर लिए हमने इसमें। और मेन चीज आपको समझ में आई होगी यहाँ पर कि हमें डेटा फाइंड करना है, डेटा फाइंड करना है, क्वेश्चन को समझना है कि निकालना क्या है, और जो निकालना है उसके लिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस इतना समझ लो, इतना पता कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक पे, और जो अगला टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो भाई, फोटो 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 मतलब फोटो वो कैमरा वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब फोटोन से रिलेटेड है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब क्या होता है, ये तो एक पूरा प्रोसेस है, समझते हैं एक एक करके चीजों को। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो दो मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दो मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक। इनको हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से एक बैटरी के थ्रू, यहाँ एक काम के लिए होता है, अमीटर किस लिए होता है, करंट मेजर कर करंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो दो मेटल प्लेट्स लिए ना हमने, ये मेटल प्लेट्स है, ठीक है, मेटल प्लेट्स है। लिख देता हूं मैं इनको, क्या है ये, क्लीन मेटल प्लेट्स या सरफेस लिख सकते हो, क्लीन मेटल सरफेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैथोड, और इसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है। कैथोड और एनोड इनके नाम है। एनोड जो होता है बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बैटरी देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा होगा, नेगेटिव से नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइड से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। और होता क्या है, मतलब ये पूरा ना इस के अंदर होता है, ठीक है। हम वैक्यूम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन होता किसमें किसमें चल रहा होता है, ये पूरा काम वैक्यूम में चल रहा होता है। अब होता क्या है समझना, कि यहाँ पर इस मेटल की सरफेस पर ना हम क्या करवाते हैं, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। लाइट इंसिडेंट करवाने का मतलब लाइट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी ना लाइट की। तो यहाँ पर हमने लाइट इंसिडेंट करवाई। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, जी टॉपिक पढ़ा है 10th क्लास में, बताओ। क्या सर? 10th क्लास में मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नेट कट गया था सर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 10th क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है ना? पहले पढ़ा। हाँ, उसका बस एक छोटा सा मैं बस उसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ बस इसको मैं समझाने के लिए, ठीक है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, एक एटम से सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस में। मतलब अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं आपको, देखो मान लो ये एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, देखो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके रखा होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप एनर्जी दोगे ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा, है ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी दे दोगे तो बाहर आ जाएगा, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा जब आप एनर्जी दोगे एटम को, तो इलेक्ट्रॉन उसका बाहर आ जाएगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो मतलब अगर हम एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है एटम से। तो देखो ये जो है ना, ये लाइट जो आप स्ट्राइक करो, लाइट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो अगर आप यहाँ पर एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट को स्ट्राइक करवाओगे एटम से, उन मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बाहर आने लग जाएंगे, क्योंकि आपने लाइट की फॉर्म में क्या दी है, एनर्जी दी है आपने। तो ऐसे जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और ऑन ने, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गया। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने सर्किट में घूमना शुरू कर दिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है क्या करंट फ्लो होने लग जाती है क्या? बताओ, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्किट में क्या करंट फ्लो हो जाएगी ना,
है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है तो बताओ करंट किस तरफ फ्लो होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी ना, इस तरीके से। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता है करंट उसके अपोजिट चलती है। बोलो सही बात है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अब देखो हुआ क्या इस प्रोसेस में, बताओ लाइट के अंदर क्या थे, फोटॉन्स थे, है ना। वो फोटॉन्स की हेल्प से, उन फोटॉन्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, जब ये इलेक्ट्रॉन से सर्किट में घूमना शुरू करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कि जब एक लाइट इंसिडेंट करवाने का मतलब जब आपने फोटोन से इंसिडेंट करवाए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना शुरू कर दिया, और इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये जो लाइट है ना, ये सफिशिएंट होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट की लाइट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। चलो, तो ये तो हो गया डायग्राम। आप डायग्राम बनाना शुरू करें, मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। when a beam of light having appropriate energy strike on clean metal surface, ejection of electron, समझते हुए लिखना, अगर कोई साथ में लिख रहा है तो समझते हुए लिखना भाई। जब एक अप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट स्ट्राइक करेगी क्लीन मेटल सरफेस पे, तो इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, will take place. This phenomenon is known as photoelectric effect. And अब देखो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले इनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले इनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स are known as photo electrons। अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये जो करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को क्या बोला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया गया, तो इस करंट को बोल दिया गया फोटो करंट, ठीक है। करंट फ्लो, एंड यही लिख लो, इसी के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड करंट फ्लो इज नोन एज फोटो करंट। कॉपी करो। तो ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपने लिख लिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। लिख लो इसको, और लिख लो तो बता देना। Yes, sir. सबने लिख लिया। नो सर, रुक जाइए। लिख लो, बट बता देना लिख के फिर।
हो गया सर। सबने लिख लिया? फिर कर दूं चेंज? देखो ऑब्जर्वेशंस, जब ये इफेक्ट हमने करवाया तो ऑब्जर्वेशंस भी कुछ है, ऑब्जर्वेशंस भी हैं यहाँ पर कुछ। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन है देयर इज नो टाइम डिफरेंस between striking of light and ejection of electron। मतलब लाइट के स्ट्राइक करने पर और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता। मतलब जैसे ही लाइट टकराई ना वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, ठीक है, कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, अब इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी वर्ड एक होता है, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, बट अभी तो लिख लो। एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज, ठीक है, ऊपर वाला एरो लगाया हुआ है। एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ये इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा, मैंने बता दिया आपको, इसको मैं समझाऊंगा बाद में, बट अभी एक चीज जरूर देखो, लाइट के अंदर क्या है, फोटोन्स है, और जैसे एक बाहर आएगा, मतलब समझ लेना कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा अगर फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो, ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक फोटोन टकराएगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक, तो जितने नंबर ऑफ फोटोन्स टकराएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। चलिए, तीसरा ऑब्जर्वेशन है, फॉर एवरी मेटल सरफेस, फॉर एवरी मेटल सरफेस which is being considered in this experiment, which is being considered in this experiment, they required a minimum amount of energy, a minimum amount of energy, जिसको हम ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, समझाऊंगा ये पॉइंट क्या है। थ्रेशोल्ड एनर्जी below which ejection of electron will not take place, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है भाई, लिख लो पहले, सब समझते हैं, और टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है। तो देखो, पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा, जैसे लाइट टकराएगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। दूसरा ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब ये है कि लाइट के अंदर फोटोन्स बढ़ाना, और अगर लाइट के अंदर फोटोन्स बढ़ेंगे तो मैंने क्या बोला, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और अगर आपने लाइट के अंदर फोटोन्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा बाहर आएंगे। तो इंटेंसिटी जो है ना, सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स से। इंटेंसिटी बढ़ना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाना लाइट में। तीसरा क्या कह रहा है कि देखो, जो भी आप मेटल ले रहे हो ना, जो भी आप मेटल सरफेस ले रहे हो, हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। अगर उस एनर्जी से, उस अमाउंट से कम एनर्जी का आप अगर फोटोन दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ये तो मैंने आयनेशन एनर्जी से समझाया था आपको। भाई हर एक एटम के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे सोडियम है तो सोडियम के लिए वो एनर्जी कुछ और होगी,
पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए वो एनर्जी कुछ और होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक पर्टिकुलर एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये देखो, ये जो कोई भी मेटल होगी तो उसके लिए थ्रेशोल्ड तो फिक्स होगा ना भाई। सपोज सोडियम से 100 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो बताओ उसका थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, 100 जूल। मतलब सोडियम से 100 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, मतलब मिनिमम अपने को कितनी देनी है, 100 जूल। 90 दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, 100 दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो बताओ 120 दोगे तो आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम कितनी देनी है, 100 देनी है। अच्छा, इज इट पॉसिबल, इज इट, देखो ये माधव पूछ रहे हैं कि सर इज इट पॉसिबल दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल सरफेस गेट इजेक्टेड। बिल्कुल, और एनर्जी देते जाओ, और ज्यादा एनर्जी देते जाओ, इलेक्ट्रॉन बाहर आते जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, मतलब एनर्जी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एनर्जी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, कांस्टेंट एनर्जी पे नहीं आ पाएंगे सारे बाहर, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं ई थ्रेशोल्ड की। तो ई थ्रेशोल्ड देखो हर एक मेटल के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, ये एक मिनिमम अमाउंट है जो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ई थ्रेशोल्ड इसको हम लिखते हैं, मतलब फिक्स है ना, तो इसका फॉर्मूला है एच न्यू नॉट। इसका फॉर्मूला है एच न्यू नॉट, जहां पर ये न्यू तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लिख लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और देखो इस फॉर्मूला को अगर आप थोड़ा सा और चेंज करो, ठीक है, तो ये जो लेमडा नॉट है ये आपकी हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो ये जो है ये एक वो एक मेटल के लिए फिक्स होता है, ई थ्रेशोल्ड जो होता है। ठीक, इसके कुछ और भी नाम होते हैं, वो नाम लिखवाता हूँ, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि इतनी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तो हमें देनी ही देनी है, इससे ज्यादा की आप दे सकते हो, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी रखनी पड़ेगी हमें लाइट की। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है भाई, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू है ना, न्यू। हाँ, हर एक भाई बिल्कुल सही बात है, हर एक मेटल के लिए ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल लो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल लो, हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, हर एक मेटल के लिए अलग अलग होती है। अभी ये जो चीज है ना, ये आप समझ जाओगे, अगला अगला चैप्टर आने दो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें समझाऊंगा मैं आपको ये। अभी आयनेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझाता ना मैंने, वो मेनली उसी उसी चैप्टर का है, तो आने दो। कंप्लीट, इसके और भी जो नाम है वो लिख लो पहले। थ्रेशोल्ड है, उसको हम और भी नाम से जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है ही। थ्रेशोल्ड एनर्जी, फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। वर्क फंक्शन जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। हर मीडियम के लिए भी अलग होगी एनर्जी रिक्वायरमेंट। हर मीडियम के लिए मतलब मैं समझा नहीं, मीडियम मतलब, हर मीडियम मतलब, देखो वो वैक्यूम वाली बात कर रहे हो क्या आप, बताओ जरा मुझे। वो वैक्यूम तो इसलिए रखा, देखो वैक्यूम इसलिए रखा क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं रखते तो गैसेज होती, और मेटल पे टकराने से पहले लाइट किससे टकरा जाती, गैस से टकरा जाती, तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता, इसलिए वहां वैक्यूम रखा गया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी भी इसको हम कहते हैं।
ठीक, तो ऐसे इसके अलग अलग नाम है। और जो भी है अभी यहीं तक, इसका अगली क्लास में जो है हम इसका अगली क्लास हमारी कल ही है, इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो ये। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या सर्किट में करंट भी, बिल्कुल सही बात है। देखो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट भी बढ़ जाएगी। ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, पूरा करंट से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगी। चलिए भाई, तो और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। ओ, क्वेश्चंस कहाँ से करें? अभी मॉड्यूल मिलेगा ना आपको, मॉड्यूल से करते रहो, या कोई आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक लाइक एमटीजी जो होती है, एन अवस्थी जो होती है, उससे ट्राई कर सकते हैं। मॉड्यूल नहीं मिला क्या अभी? ओके, नहीं मिल रहा, ठीक है, देखते हैं अभी। सर कांस्टेंट एनर्जी के पे इजेक्शन कंटिन्यू क्यों नहीं होगा? कांस्टेंट एनर्जी पे इजेक्शन कंटिन्यू क्यों नहीं होगा? हो तो रहा है, हो रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर एनर्जी से कुछ, देखो आप समझना कि भाई ये एटम है, ठीक है, अब आप ऐसी एनर्जी दे रहे हो जिससे सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चलो बाहर वाला तो निकल गया, लेकिन अंदर वाला उसी से थोड़ी निकलेगा, अंदर वाले के लिए और एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है मन? यस सर। हाँ, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।